हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आजकल सिप्स और म्यूचुअल फंड के बहुत चर्चे हैं जब से शंकर शर्मा का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने म्यूचुअल फंड और सिप्स के बारे में काफ़ी कुछ कहा। और इन्वेस्टर कम्युनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, प्रो सिप्स एंड एंटी सिप्स। मेरा कंसर्न कुछ और है। मेरा कंसर्न ये है कि मार्केट्स को जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और ख़ास करके सिप्स ने संभाल कर बचा कर रखा है वो कब तक बचा पाएंगे, और जब म्यूचुअल फंड इन्फ्लोस कम होंगे तब मार्केट का क्या होगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आइए कुछ डेटा क्रंचिंग करते हैं, डेटा को डिकोड करते हैं। तो अगर आप इस वक्त देखें 2026 में FIIs ने 2.3 लाख करोड़ की सेलिंग की और DIIs ने 2.71 लाख करोड़ की बाइंग की। पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 90% ये जो सेलिंग है DIIs ने एब्जॉर्ब कर ली। और हम जानते हैं इसके पीछे का खेल, FIIs को इंडिया को डंप करना था, इंडिया से निकलना था और मार्केट्स हाई लेवल पर थे, रिटेल का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, DIIs की हॉट मनी अवेलेबल थी, सिप्स थी। एक परफेक्ट सिचुएशन FIIs के लिए मौजूद थी और उसका इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया। और आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, मार्केट्स ऊपर जाते हैं, रिटेल वाला इंटरेस्टेड होता है और जैसे ही ऊपर जाता है FIIs सेल करते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर बुलिश सेंटिमेंट्स होते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर FIIs की सेलिंग होती है। और ये पैटर्न पिछले 2 सालों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिचुएशन को, तो अगर 2022 को छोड़ दें तो लगातार हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि DIIs जो हैं बाइंग को एब्जॉर्ब करें, उनकी बाइंग FIIs से ज़्यादा है। और इसका नतीजा क्या होता है कि DIIs की ओनरशिप तो बहुत हिस्टोरिकली हाई लेवल पर चली गई और दरअसल ये DIIs की ओनरशिप नहीं है, ये आपकी ओनरशिप है। तो आपके बैंक से पैसे निकले और ये पैसे इन स्टॉक्स में चले गए, और किन स्टॉक्स में गए ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि जब फंड होता है तो वो उसमें सैकड़ों हजारों स्टॉक्स होते हैं और उसमें पैसा चला जाता है। और उसमें राजेश एक्सपोर्ट्स टाइप कंपनी भी होती हैं। और FIIs को ये एक सुनहरा मौका मिला, उन्होंने अपनी पोजीशंस को मल्टी ईयर करीब 14 साल के लोएस्ट लेवल पर उन्होंने छोड़ दिया। तो जब आपकी जो पोजीशंस हैं वो 14 ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर चली जाती हैं तो वो कोई एक चीज़ कन्वे करती है, एक मैसेज कन्वे करती है कि उनको इस मार्केट पर भरोसा नहीं, और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर यहाँ पे रुकने वाली है। ध्यान रहे कि ये जो पैसा होता है, ये जो बड़े बड़े HNIs, वर्ल्ड के वेल्थी लोग, इनका खुद का पैसा होता है, बहुत सोच समझ कर ये पैसा लगाते हैं। और ध्यान रहे ये होता है OPM, अदर पीपल्स मनी, और अदर पीपल्स मनी में आपके गार्ड्स थोड़े लोअर हो जाते हैं और आपकी कोई कमिटमेंट भी नहीं होती है कि हम रिटर्न्स दें या ना दें। अगर 5 साल तक आपके फंड ने रिटर्न नहीं दिया तो आप क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सिप बंद कर लेंगे और आपके अगर जो आपकी जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो लो है, वो रिकवर नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में, और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी होता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमें यही पैटर्न पिछले 20 सालों से देखने को मिलता है। जब बुल मार्केट होता है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको पोर्टफोलियो पे ग्रीन दिखता है, प्रॉफिट दिखता है, और उसके बाद जब डाउन साइकिल शुरू होता है तो 4, 5, 6 सालों तक आपके पोर्टफोलियोज लॉसेस देते हैं, आपके सिप्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स सारे लॉस देते हैं, और अक्सर ऐसे में लोग अपने पोर्टफोलियोज को एग्जिट करते हैं। ये रिटेल का एक नोन डॉक्यूमेंटेड बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर इस वक्त अगर 2026 में हम देखें तो नेट बाइंग सरप्लस इतनी है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें सो DIIs की बाइंग ज़्यादा है। अब जैसा कि मैंने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन मार्केट्स हिस्ट्री DIIs ओन मोर इक्विटीज देन FIIs। ये कोई छोटी मोटी इवेंट नहीं है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। पावर्ड एंटायरली बाय सिप मनी, दिस structural shift is what kept Nifty above 23,000
while the FIIs dumped 2.3 lakh crore. Why it is dangerous? It is dangerous because अब FIIs तो बाइंग करने के मूड में लग नहीं रहे हैं और सारी ओनरशिप इक्विटी मार्केट में जा रही है। सिप के भरोसे, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज के भरोसे मार्केट सर्वाइव कर रहा है। अब एक व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं। अगर इकॉनमी में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में लगातार लोग बात कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? क्या आप सिप्स कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप सिप करिए, नहीं करिए, बंद करिए, शुरू करिए, एंटी शिप, प्रो शिप, आई डोंट केयर। मेरा कंसर्न है अगर सिप्स और म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो कम होंगे तो बाज़ारों का क्या होगा? एफआईआईज तो लगातार सेल कर रहे हैं। अगर डीआईआईज ये गैप नहीं मेंटेन कर पाए तो क्या होगा? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सुला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब सिप्स की थोड़ी बात करते हैं, उसकी कुछ डेटा क्रंचिंग करते हैं। तो 31,000 करोड़ की लगभग सिप्स हर महीने आती हैं, ऑटोमेटिक होता है, तो आपके बैंक से पैसे निकलते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। तो करीब करीब अगर आप देखिए तो हर दिन के लिए करीब 1476 करोड़ बनता है, और 21-22 दिन ट्रेडिंग होती है, तो करीब करीब रफली 1500 करोड़ आप मान लीजिए कि चलता है। अब जो सबसे खतरनाक सिचुएशन हो सकती है वो ये कि सिप स्टॉपेज रेशियो 120% हो जाए। आप कहेंगे ये तो एक काल्पनिक बात है, ऐसा क्यों होगा? इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम अपने दिमाग की उपज बता रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करता हूँ। सो मार्च 2024 में सिप स्टॉपेज रेशियो 52% था। इसके बाद अगले साल 2025 में ये 52% से बढ़कर 75% हो गया, और उसके बाद 2026 में ये बढ़कर 101% हो गया। सो 52%, 75% एंड नाउ 101%। उसके बाद 101% से घटते घटते अभी जो मई की फिगर्स आई है 95% है। ओके, सो जिस तरीके से इसमें राइज हो रहा है और जिस तरीके से मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सो क्या 120% के चांसेस नहीं है? अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? सो इस वक्त अगर हम सिप मनी की बात करें, क्योंकि सिप मनी एक एश्योर्ड मनी होती है, वो आना ही आना है, हम ऐसा मान के चलते हैं। इनफ्लोज जहां म्यूचुअल फंड के होते हैं वो थोड़ा आपके डिसीजन होता है, मेरे पास पैसा है नहीं है, ईयर एंड में आता है, बिगनिंग में आता है, लेकिन सिप मनी तो हर महीने आनी है, ये मार्केट को अच्छा सपोर्ट देती है। तो अगर 120% हो जाता है तो क्या होगा?
तो ये जो 1500 करोड़ की बाइंग रोज हो रही है, ये 900 करोड़ की होगी, यानी कि हर दिन 574 करोड़ का मार्केट में कम पैसा आएगा। ओके, तो अब यहां पर इसका क्या इंपैक्ट है? अगर हम देखें डेली एफआईआईज की सेलिंग करीब एवरेज देखें तो इसके बीच में फिगर आती है, कभी कभी ज्यादा भी आती है, कभी कभी कम भी आती है, मोटा मोटा हम यही लेवल देखते हैं। और जो सिप बेस्ड बाइंग होती है वो करीब इतनी होती है। तो 60 to 70% सिप्स एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है और हम पीक से 5-10% ही गिर पाते हैं। ओके, लेकिन अगर ये क्रैक हो जाता है, अगर हम 120% पे चले जाते हैं तो क्या होगा? तो ऐसे में हम एज्यूम करते हैं कि एफआईआईज की सेलिंग नहीं बढ़ती है, जो कि बढ़ेगी अगर मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो और वो फास्ट पेस पर सेलिंग करेंगे। और ऐसे में ये जो 1300 करोड़ से 2000 करोड़ जो हर दिन बाइंग करते हैं, ये घट के 800 to 1000 करोड़ रह जाएगा और बाकी ये जो 60 to 70% एब्जॉर्ब करते हैं वो 25 से 30% एब्जॉर्ब करेंगे डीआईआईज। तो मार्केट में 15 to 25% तक का डाउनसाइड रिस्क बन जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसका इंपैक्ट आप समझते हैं, सिप्स और ज़्यादा क्लोज होंगे म्यूचुअल फंड्स के में, जो वहाँ पे रिडम्पशंस बढ़ने लगेंगे और एफआईआईज की सेलिंग का पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मार्केट में एक बड़ा फॉल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 120% की जो हम बात कर रहे हैं ये अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है और उसी रिस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम इस रिस्क को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा पर्पस आपको डराना नहीं है, आपको आगाह करना है ताकि आप इस डेटा पर वॉच रख सकें, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी यहाँ पे जा रहा है। इक्विटी मार्केट में आप अपनी एफडीज को तुड़वा के लगा रहे हैं, अपने महीने की हर एक बड़ा जो चंक है वो आप उसमें लगा रहे हैं, तो आपको वॉच रखना चाहिए क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। सो एवरी 1000 करोड़ ड्रॉप इन मंथली सिप इनफ्लोज is equal to 47 crore less DIA buying power per trading day. With FI selling at record pace, India cannot afford to lose its domestic floor at exactly this moment. तो हमारे मार्केट का ये लास्ट सेवियर है। अगर ये जो वॉल है ये अगर टूट गई तो मार्केट को कोई नहीं बचाएगा। कौन बाइंग करेगा? रिटेल वाले सारे खरीद के बैठे हुए हैं और जो भी पैसा आ रहा है वो सिप्स का और म्यूचुअल फंड का आ रहा है, और कब तक ये बचाएंगे ये हमें देखना है। सो कैसे ये जो सिप की जो वीकनेस है ये इंडियन इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करती है? सो पहला जो है स्टॉपेज रेशियो जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अब बढ़ रहा है। मोर सिप्स क्लोज्ड देन ओपन। ओके, न्यू इन्वेस्टर्स एडिशन क्रैश टू 2.95 लाख इन अप्रैल, लोएस्ट इन 3 years। तो ऑलरेडी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। वर्सेस 7 लाख इन फरवरी, द सिप अकाउंट बेस इज श्रिंकिंग। तो जिस खतरे की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं उसका ट्रेंड हमें दिख रहा है। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, उस रास्ते पर हैं। AMCs receive less fresh capital each month. Fund managers deploy what they receive. जितना पैसा आएगा उतना मार्केट में लगाया जाएगा। When SIP inflow decline, their mandatory monthly buying program shrinks mechanically। वो सब कुछ उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है, कितना पैसा आएगा कितना मार्केट में जाएगा। No discretion involved। और जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो सबसे ज़्यादा रिटेल को इम्पैक्ट करने वाला है, वो है मिड एंड स्मॉल कैप्स लूज देयर ओनली बायर। आज के टाइम पे मिड कैप स्मॉल कैप को कोई नहीं खरीद रहा है। जो ट्रेडर खरीद रहे हैं या थोड़ी बहुत रिटेल की बाइंग हो रही है, तो यही जो फंड हाउसेज हैं यही उनके सोल बायर हैं। वहाँ पे FIIs भी सेलिंग कर रहे हैं। सो FIIs हैव 0 presence in mid small caps। These 40 lakh crore segment exists purely on SIP funded DIE demand। नो सिप मनी, नो इंस्टीट्यूशनल बिड। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनका डेली टर्नओवर काफ़ी कम होता है। कईयों के 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे वॉल्यूम होते हैं।
और ऐसे में जब इसमें सेल ऑफ आता है ना तो बहुत बुरी तरीके से आता है, क्योंकि कोई बायर नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और ये उल्टी तरफ भी काम करता है, जब इसमें बड़ी बाइंग आती है तो ये उसी तरीके से बहुत शार्पली ऊपर भी जाता है, 10-10, 15-15% ऊपर भी जाता है। तो ऊपर का भी फायदा होता है, और जब नीचे गिरता है तो एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो ये बहुत ही एक रिस्की चीज़ होती है। चौथा चीज़ अगर हम देखें कैसे ये रिटेल इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करता है, कि निफ्टी पीई करेक्शन एक्सेलरेट्स। निफ्टी पीई करेंटली अराउंड 2021 है। इन 2018 एंड 2022 when domestic buying dried up alongside FII selling, Nifty corrected to PE 15 to 17. That's 15 to 20% further downside from there. तो आप देख सकते हैं कि जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी पीई भी गिरेगा, और हम निफ्टी का हमारा जो टारगेट है पीई का वो 17 to 18 है, वहाँ तक उसको आना है देर या सवेर, और किसी बड़े इवेंट या ट्रिगर की वजह से वो जल्दी भी आ सकता है। फॉलिंग मार्केट ट्रिगर्स मोर सिप कैंसिलेशन। जैसे कि मैंने कहा ये रिटेल का एक डॉक्यूमेंटेड बिहेवियर है कि नेगेटिव रिटर्न्स मतलब मोर रिटेल पैनिक, मोर स्टॉपेजेस, वीकर डीआई फ्लोर, डीपर फॉल। दिस सेल्फ रेनफोर्सिंग साइकिल प्लेड आउट इन 2019 एंड नियरली इन 2022। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि मार्केट तो रिकवर कर जाएगा, ये तभी तक रहता है जब तक मार्केट में रिकवरी होती है। 2 साल से म्यूचुअल फंड सिप ने रिटर्न नहीं दिए हैं। धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है कमज़ोर होता जा रहा है। अभी फिर भी होपफुल है, और यहाँ से अगर 10% मार्केट टूटेगा तो उनका वो जो होप है वो भी पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या व्यू है, क्या हमें सिप्स करने चाहिए, क्या हमें सिप्स नहीं करने चाहिए। देखिए मेरा व्यू ये है कि हमें सिप्स को ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं उसको हमें देखना है। अगर वो सही जगह है तो आप सिप कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक की अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, चीप है, अच्छा फ्यूचर है, उस पर सिप किया जा सकता है। लेकिन ये जो एक सोच है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिप कर लो, ये कॉन्फिडेंस लोगों के पास कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस लोगों के बस इसलिए आता है क्योंकि पिछले 15-20 सालों से वो देख रहे हैं कि हर 2-3 साल के फॉल के बाद मार्केट रिकवर हो जाता है। पिछले जो 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, खास करके कोविड के बाद, और जो इन्वेस्टर्स कोविड के बाद आए हैं उनके मन में ये प्रोग्राम हो चुका है कि मार्केट ज़्यादा दिन तक गिरा नहीं रह सकता है, मार्केट रिकवर हो जाता है। और जो लोग उस सिचुएशन में सिप करते हैं उनको उसका फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि वो सिप करते ही रहते हैं और 1 साल 1.5 साल तक पेन लेते हैं और फिर मार्केट रिकवर हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये तो मेरा बहुत सही डिसीजन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मार्केट रिकवर नहीं किया 10 साल तक तो क्या होगा? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कैसे जापान में 30 साल तक मार्केट ने रिकवर नहीं किया, और लगभग वैसी ही सिचुएशन इंडिया में बनती हुई दिख रही है। उसका कंपैरिजन मैंने करके दिखाया था। जब आप अपने लाइफ की पूरी सेविंग्स इस मार्केट में लगा रहे हैं, सिप में लगा रहे हैं, तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि अगर 10 साल तक मार्केट रिकवर नहीं किए तो क्या होगा? अगर आपके पास इसका जवाब है और आप इससे कंफर्टेबल हैं तो बेशक करिए, और अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचिए। एज एन इन्वेस्टर हमें रिस्क के बारे में पहले सोचना चाहिए, रिटर्न्स के बारे में बाद में सोचना चाहिए। अब आइए मार्केट का अपडेट देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो निफ्टी में आज फिर हमें गिरावट देखने को मिली, ज़्यादा नहीं, करीब 53 पॉइंट्स मार्केट डाउन रहे। कल वाला ही पैटर्न बाज़ारों में देखने को मिला, थोड़ी ग्रीन और फिर मार्केट रेड में आया और 23,161 के ऊपर हम सस्टेन हुए। 23,000 को अभी भी हम सस्टेन कर रहे हैं। वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें, मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और विक्स में भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑप्शंस के मार्केट में भी माइनर बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं हुए, काफ़ी कम हुए, और प्रीमियम भी कल से बढ़ा है लेकिन अभी भी काफ़ी लो लेवल पर चल रहा है। टर्नओवर भी एवरेज से लोअर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखिए तो काफ़ी पुअर रहे, और एफआईए की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन अगर हम देखें तो वहाँ पर भी उन्होंने पोजीशंस बनाई हुई हैं। थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए हैं लेकिन अभी भी
अगर आप देखिए तो काफ़ी हाई लेवल पर उनके शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो आज का डेटा क्या दिखा रहा है? ये कुछ खास सिग्नल नहीं दिखा रहा है, ये कंटिन्यूएशन दिखा रहा है कि कल जो सिचुएशन थी उसी का कंटिन्यूएशन बाजारों में होता हुआ हमें दिख रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं, यहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर भी कोई खास हमें डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। जो प्राइजेस हैं वो इसी चैनल में इस वक्त घूमते हुए दिख रहे हैं। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो प्राइस नीचे आए हैं ये ऊपर जाएंगे और वापस से नीचे आएंगे, तो लगभग वहां पर ही क्लोजिंग हुई है। अभी अगर आप देखिए तो वापस से चैनल के ऊपर ही जाता हुआ फिलहाल दिख रहा है। हम ये मान रहे हैं कि जब तक ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं होता है हमें बड़ी फॉल देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी इसी लेवल के यहाँ पर ये एक बेस बना रहा है, यहाँ पर भी इसने एक सॉर्ट ऑफ एक सपोर्ट रीजन टाइप बनाया है। मुझे लगता है कि थोड़ा इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही हमें शॉर्ट साइड के ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल की मार्केट तैयारी कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है। और मुझे लगता है एक जो ट्रिगर आने वाला है वो स्पेसएक्स के आईपीओ का आने वाला है, जिसके बारे में हमने बात किया था। कल रात में यूएस में इसकी लिस्टिंग होगी और हमें देखना है कि मार्केट उसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। साथ में ईरान वॉर के फ्रंट पे क्या होता है वो भी एक ट्रिगर है। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता कुछ ऐसा ही बीतना चाहिए और अगले हफ्ते हमें बड़ा एक्शन बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।